हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए बहुत दिन बाद हमारी क्लास हो रही है। ठीक है, तो हम लोग नए सिरे से फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चे 2022 के होंगे, उसके अलावा जल्द ही नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो नए बच्चे भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने 2022 के बाद से बीएड किया होगा। तो आप लोगों को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पर टारगेट टीजीटी होम साइंस के नाम से। आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें भी हम बताएंगे जो लोग, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती। तो आप लोग बिल्कुल सरल और सहज भाषा में अगर समझना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अभी जल्द ही देखिए परीक्षा की आपकी डेट आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बढ़िया अच्छे से अपने लोगों की जो तैयारी है उसको हम लोग प्रैक्टिस के तरीके से जो है बिल्कुल पूरा रिवीजन करते हुए चलेंगे। टॉपिक वाइज आप लोगों ने बढ़िया अच्छे से हमने पढ़ाया है, आप लोगों को ब्रांच वाइज पूरा पढ़ाया है। साप्ताहिक प्रहार, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। ठीक है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए, चीज़ें आपको बेहतर ही मिलेंगी, बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारी क्लास में। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 डे सीरीज के हिसाब से। और आप लोगों ने हमारी पहले की भी 50 डे सीरीज देखी होगी। आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी क्लासें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत अगर हम लोग लगन से अपनी सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है हम चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। आइए पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्रोटीन मूल का रेशा है। तो देखिए रेशा, अब इस रेशे से प्रश्न आया है, पूछ कह रहा है प्रोटीन मूल का रेशा। ठीक है, आपके पास है ऑप्शन नायलॉन, सिल्क, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। तो देखिए पहली बात तो देखिए कि जो रेशा होता है उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। तो इसका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से करते हैं। एक आपका होता है वनस्पत जगत से, एक होता है आपका प्राणिज जगत से, उसके बाद एक होता है आपका वनस्पत में भी जो है 3 प्रकार से होता है। उसके अलावा कृत्रिम रेशा होता है ना, कृत्रिम जगत से के लिए एक कृत्रिम रेशा होता है। तो जो आपका वनस्पति होता है उसी में आप कह सकते हैं एक होता है जो प्राकृतिक रेशा होता है। इसके अलावा आपका कृत्रिम रेशा होता है। तो प्राकृतिक के अंतर्गत ही क्या होता है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। प्राकृतिक के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, एक वनस्पत जगत से होता है, इसके बाद एक होता है आपका प्राणिज जगत से, फिर होता है एक आपका खनिज तत्व या खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। इसके बाद आप कृत्रिम रेशे में पहुंचेंगे। कृत्रिम में भी आपको अनेक प्रकार के रेशे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन मूल का। तो आप जानते हैं जितने पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले वो वनस्पत जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। और जितने भी रेशे अगर आप कह सकते हैं जानवरों से प्राप्त होते हैं हमको, जीव जंतुओं से, वो हमारे जो है प्रोटीन जगत के रेशे कहलाते हैं। क्योंकि देखिए जो जानवर होते हैं उनके बाल, जो हमारे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, ऊंट वगैरह हो गया, तमाम प्रकार के, तो उनके जो बाल होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। तो उससे जब रेशे बनाए जाते हैं तो वो प्रोटीन मूल के रेशे होते हैं। उसके अलावा रेशम है ना, रेशम का जो कीड़ा पाला जाता है, सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, वहां पर भी जो है वो प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाला रेशा आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा, सिल्क। और जो रेशम का कीड़ा पाला जाता है उस पालन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर कहते हैं। इसके अलावा आपका एस्बेस्टस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब जो होते हैं वो आपके कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं, तो वो आपके खनिज जगत से प्राप्त होने वाले। तो ये आपका हो गया 3, है ना। 3 प्रकार का आप देखेंगे, प्राकृतिक जगत में 3 प्रकार से हो गए आपके। ठीक है, एक वनस्पत जगत, एक आपका क्या हो गया जो है जानतो जगत कह दीजिए आप, और एक हो गया आपका खनिज से। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा व्याख्या भी सुनना जरूरी रहता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न थोड़े ना बन जाएगा, लेकिन आपकी चीजें जब क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक माइंड मैप है ना, माइंड मैप आप बनाएंगे ही पूरी चीजों को। और सबसे बेहतर तरीका तो हम यही कहते हैं, अगर याद करना है तो जैसे जितना आप पढ़ें
फिर उसके बाद आप उसको कितना भी रटिए लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों को आप ट्रिक बना लेंगे, अपने माइंड में बैठा लेंगे और रिकॉल करेंगे आंख बंद करने के बाद, यानी कि देख करके अपने आप से, तो वो चीजें आपको बिल्कुल सही से याद हो जाएंगी, फिर वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा जो है वादा है आप लोगों से, दावा कह सकते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आप लोग याद करेंगे। अगला है, गृह प्रबंधन में वर्क सिंप्लीफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कार्य सरलीकरण। ठीक है, क्या होता है? कार्य सरलीकरण। ठीक है, तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? जब हम कार्य सरलीकरण करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? भाई कोई भी कार्य किया है तो उसके पीछे का एक उद्देश्य होता है, हमारा गोल होता है, लक्ष्य होता है कि हम किस लिए चीज कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास है समय की बचत, फिर है ऊर्जा संरक्षण, फिर है श्रम न्यूनीकरण, फिर है उपरोक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो है सिद्धांत किसने दिया, या कार्य सरलीकरण का, तो ये मार्विन मुंडेल ने दिया। ठीक है, किसने दिया? तो मार्विन मुंडेल का दिया हुआ है। और ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये जो है 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया गया है। ठीक है, मार्विन मुंडेल ने इसको जो है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में 1940 में दिया था। ये अपंगों के लिए सबसे पहले विकसित किया गया था कि उनको जो है दिव्यांग लोगों को उनको कार्य करने में परेशानी होती थी, तो उनको कैसे करके, किस तरह से कम समय में, कम मेहनत में और कम, एक तरह से कह सकते हैं पद प्रयास, वो कैसा भी प्रयास कर रहे हैं, कम एफर्ट लगा करके चीजों को कर पाए। ठीक है, श्रम न्यूनीकरण। तो ये अर्थात इसके अंतर्गत जो है सारी चीजें आ जाएंगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त सभी। एक चीज और है, हाँ, कि आप सारी चीजों को जरूर कम करेंगी लेकिन आपके कार्य में गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विस्तार शिक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन विधि का प्राथमिक लाभ क्या है? ए है सैद्धांतिक ज्ञान, बी है व्यवहारिक कौशल, सी है मौखिक संचार, डी है लिखित सामग्री। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यवहारिक कौशल। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि जब होती है तो इसका प्राथमिक लाभ क्या है? व्यवहारिक कौशल। जो आप विस्तार शिक्षा, प्रसार शिक्षा करते हैं उसमें आपका व्यवहारिक कौशल सबसे प्राथमिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन पर। बाल विकास के पियाजे के अनुसार संवेदी गामक, ठीक है, गामक भी लिखा है लेकिन क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये टॉपिक इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एलटी ग्रेड का भी आप लोगों ने पेपर दिया होगा, तो वहां से जो है भी प्रश्न आया था, बस ये था कि हरलाख के अनुसार पूछा गया था शैशवावस्था। ठीक है, तो 0 से 2 सप्ताह मानी गई है, यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी अब कुछ बच्चों ने 2 वर्ष भी लगाया है ना। आयोग क्या मानता है? वैसे तो 0 से 2 सप्ताह ही है, कि अथेंटिक बुक में भी यही है। ठीक है, मेरे पास भी जो है जो बुक है उसमें यही, और यही सही है कि हरलाख के अनुसार 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को माना गया है। ठीक है, हरलाख के अनुसार ही पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर में हृदय की सामान्य जो है हृदय गति वयस्क में कितनी होती है? वयस्कों में जो है सामान्य हृदय गति पूछी गई है। 60 से 80, 72 से 80, 80 से 100, 100 से 120। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, 72 से 80। ठीक है, 72 से 80 बार हृदय, और ऐसे भी आता है 70 से 72 भी आपको देखने को मिलेगा। नियर अबाउट आप आंसर करेंगे। और सांस जब हम लेते हैं तो वो 16 से 18 बार श्वास, नहीं कि आपको 14 से 18 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 72 से 80 बार। कितनी बार? 72 से 80, 72 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपड़ा धावन प्रक्रिया में स्पिनिंग का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है रेशों का एकत्रीकरण करना, रंगाई करना, कटाई करना, सिलाई करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेशों को एकत्र करना। ठीक है, जब धावन प्रक्रिया में हम स्पिनिंग का कार्य करते हैं तो इसमें क्या होता है? रेशों को एकत्रित करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मिनट, हाँ, आप देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। क्वेश्चन क्या है? गृह अर्थव्यवस्था में बजटिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, यह बजटिंग के सिद्धांत कौन से हैं, या आप जब बजट बना रही हैं तो क्या सिद्धांत है? अनुमान, नियंत्रण, समायोजन,
आय व्यय बचत, नियोजन, संगठन, निर्देशन या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है। क्या? अनुमान, नियंत्रण और समायोजन। आप जब बजट बना रहे होते हैं तो आप पहले तो अपने खर्चों का, अपनी आय का और व्यय का आप अनुमान करेंगे। उसके बाद जो अनर्गल खर्च हो रहा है, जो ज़्यादा फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है, उसको आप नियंत्रण में लाएँगी। फिर उसको आप लोग क्या करेंगी? प्लानिंग में लाएँगी, उसको आप जो है लागू करेंगी, वो आपका समायोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था का है? यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, देखिए यहाँ से एक आंसर और बन गया है। एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं, है ना? तो इसमें से विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था का पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर प्रथम अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन तंत्र में एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए एल्वियोली क्या होता है? ये आपका, वैसे भी तो मान लीजिए ऑप्शन है हवा को शुद्ध करना, गैसों का आदान प्रदान, बलगम निर्माण, ध्वनि उत्पादन। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, कभी भी अगर आ रहा है कि गैस, जैसे गैस में क्या श्वसन मुख से लेते हैं, श्वसन द्वार, श्वास नली, फेफड़ा हमारा हो गया, लेकिन जो है गैसों का आदान प्रदान आप लगा देंगे ऑप्शन में होगा फेफड़ा, तो फेफड़ा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आल्वेयोली में जो है क्या होता है? श्वसन का जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो में क्रिम्प का अर्थ है मोटाई, लंबाई, तरंगता, चमक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तरंगता। ठीक है, क्रिम्प का मतलब होता है लचीलापन, है ना? उसमें लहरपन क्या है? उसमें लचकता कितनी है, तरंगता क्या है ना, उसको जो है क्या कहते हैं? क्रिम्प बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? परिवार जीवन चक्र के अनुसार लॉन्चिंग स्टेज क्या दर्शाता है? विवाह के प्रारंभिक वर्ष, संतानोत्पत्ति, बच्चों का घर छोड़ना, वृद्धावस्था। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, बच्चों का घर छोड़ना। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं किसने दी है? बिगलो ने बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं और इनको विस्तारित भी किया है ना? तो पहली जो अवस्था होती है विवाह के प्रारंभिक अवस्था, उसको स्थापत्य काल कहा जाता है। लॉन्चिंग स्टेज का मतलब होता है बच्चों का घर छोड़ना। ठीक है, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रसार शिक्षा में फीडबैक का क्या महत्व? बहुत बार हमने पढ़ाया, इतना आपको पढ़ाया है, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा अच्छे से। फीडबैक क्या एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए आंसर, है ना? तो संचार पूर्णतया, प्रभाव मापन, लक्ष्य निर्धारण, उपरोक्त सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कोलेजन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, कोलेजन प्रोटीन का मुख्य निर्माण क्या है? उत्तक निर्माण, हार्मोन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तक निर्माण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अटैचमेंट थ्योरी किसकी देन है? पियाजे, एरिक्सन, बॉल्बी, कोहलबर्ग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, बॉल्बी। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है जॉन बॉल्बी। ठीक है, जॉन बॉल्बी, और आपको कहीं कहीं वॉल्बी भी लिखे मिल जाएगा। और पियाजे का आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास है, एरिक्सन का मनोसामाजिक अभी आपने ऊपर पढ़ा, बॉल्बी का ये है आपका अटैचमेंट थ्योरी, और कोहलबर्ग का क्या है? तो कोहलबर्ग का आपके नैतिक सिद्धांत है ना? नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे क्या है, तो ये लिख भी लेते हैं। पियाजे का क्या है? तो संज्ञानात्मक। सब बच्चों को तो रटा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे नए भी होंगे, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एरिक्सन का क्या है? मनो सामाजिक सिद्धांत है। बाल्बी का तो ये है। कोहलबर्ग का क्या है? तो कोहलबर्ग का नैतिक। ठीक है, नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम देख लेते हैं। टेंशन रिडक्शन कपड़ा फिनिशिंग का उद्देश्य क्या है? झुर्रियां कम करना, चमक बढ़ाना, जल प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, झुर्रियां कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानव ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है थायराइड, बी है लिवर, सी है अग्नाशय, डी है अधिवृक्क।
तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? लीवर। लीवर अर्थात यकृत, यकृत अर्थात कलेजा। ठीक है, और अगर यहीं पर पूछ लेते सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपका क्या हो जाता है आंसर? सी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी कौन सी है? तो अंतःस्रावी आपकी, ठीक है, पेनक्रियाज। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी अग्नाशय आपकी हो जाएगी। सॉरी, अंतःस्रावी नहीं होगी, ये आपका मिश्रित। ठीक है, ये आपकी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गृह प्रबंधन त्रयी में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ठीक है, त्रयी की बात हो रही, तो समय, ऊर्जा, धन, सौंदर्य। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सौंदर्य, क्योंकि आप जानते हैं जब हम गृह प्रबंधन करते हैं, गृह प्रबंधन क्या, यू मीन कोई भी आप प्रबंधन कर रही हो, चाहे वो गृह का हो या कहीं हॉस्पिटलाइज हो, कहीं ऑफिस का हो या कोई भी चीज हो, कहीं का भी आप अगर मैनेजमेंट करें तो वहां पर तीन चीजें शामिल होंगी। कौन सा आपका हो जाएगा? तो टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। ठीक है, यानी कि समय, ऊर्जा और धन। तो सौंदर्य यहाँ पर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा? तो मांटेसरी विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए है शिक्षक केंद्रित, बी है बाल केंद्रित, सी है परीक्षा केंद्रित, डी है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो मांटेसरी, मारिया मांटेसरी सिद्धांत की क्या थी? प्रतिपादक थी। कौन? मारिया मांटेसरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? तो शिक्षा को बताया बाल केंद्रित। ठीक है, एडम्स ने भी बताया त्रिदुरी प्रक्रिया, बालक होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन इन्होंने सर्वोपरि क्या बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, उस पर कोई चीजें थोपी नहीं जानी चाहिए। फ्रोबेल ने भी यही बताया। किंडरगार्टन प्रणाली के जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो फ्रोबेल हैं आपके। ठीक है, इन सब लोगों ने क्या किया? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? 120 से 80 mmHg, 140 90 mmHg, फिर है आपका 100 से 60 mmHg, फिर है 160 से प्रति 100 mmHg। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 120 प्रति 80 mmHg। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोलॉजिकल सिल्क किसे कहते हैं? ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल सिल्क किसे कहते हैं? रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, रेयान। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क या कह सकते हैं नकली रेशम भी कहते हैं, और इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। और देखिए, इस चमक को कम करने के लिए क्या करते हैं हम? तो टिटैनी, ठीक है, टिटैनी डाई ऑक्साइड, टिटैनी डाई ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब इसकी चमक थोड़ा कम हो जाती है, वरना इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। और ये अपनी सुंदरता और अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और इसको नकली रेशम भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या है, तो ये अर्ध सेलुलोजिक रेशा होता है। रेशा इसमें 50-50% चीजें होती है। 50% आपका ये प्राकृतिक जगत का होता है सेलुलोजिक, और 50% इसमें कृत्रिम जगत की चीजें होती हैं, तब जाकर के ये आपका रेयान बनता है। 19वीं सदी का ये आपका चमत्कार कहा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की पहचान क्या है? नियम पालन, सामाजिक अनुमोदन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, दंड, भय। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गृह विज्ञान विस्तार, एक मिनट, सॉरी, गृह विज्ञान विस्तार में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? आय में वृद्धि, निर्माण, निर्णय लेने में क्षमता, सामाजिक स्थिति में सुधार, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या है? ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा स्रोत, संरचनात्मक, परिवहन, संग्रहण। तो सबसे पहले ग्लूकोज स्टार्च अर्थात शर्करा, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये क्या है?
ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज हमें तुरंत या करंट एनर्जी प्रदान करता है। चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मीठी शर्करा, प्राकृतिक की गन्ने की शर्करा, तमाम प्रकार की चीजों में जो है ये मौजूद होता है। तुरंत जो है एनर्जी आपको प्राप्त होती है यहाँ से। केले को जो है करंट एनर्जी, केले से भी आपको प्राप्त होती है तुरंत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कपड़े में ट्विस्ट मल्टीप्लायर का मापन कैसे होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। टीपीआई पर इंच द्वारा ये मापन किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाल विकास में क्रिटिकल पीरियड क्या दर्शाता है? क्रिटिकल पीरियड क्या दर्शाता है? एक मिनट। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संवेदनशील विकास काल। क्रिटिकल कंडीशन या क्रिटिकल पीरियड का मतलब ये होता है संवेदनशील विकास काल। आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोन आ रहा है दूसरे फोन पर, कुछ जरूरी काम है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर जो है बड़े अच्छे से हम पढ़ेंगे अगली क्लास। पोषण में आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिक्वायर्ड जो है डेली अमाउंट, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, फिर है रिक्वायर्ड डाइटरी अमाउंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए होने वाला, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये आपका आरडीए का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गृह प्रबंधन में मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत में न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण विकास में न्यूरल ट्यूब कब बनती है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 8 सप्ताह और 12 सप्ताह। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भी 3 सप्ताह। 3 सप्ताह में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बनने लगती है। और न्यूरल ट्यूब दोष आपको देखने को मिलता है गर्भावस्था में बच्चे को। कब? जब उनमें क्या होती है, उनमें आपको विटामिन B12, ठीक है, B9, इन सब की कमी हो जाएगी। जब आयरन की कमी होने लगती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, तब बच्चों में न्यूरल ट्यूब दोष देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विस्कस रेयान किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन है आपके पास पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, फिर है रिजेनरेशन, सी है पॉलीकंडेशन, डी है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो विस्कस की बात हो रही है, विस्कस रेसा है ना, विस्कस रेयान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रीजनरेशन ना, रीजनरेटेड फाइबर भी आपको कहा जाता है विस्कस को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय चक्र में सिस्टोल का अर्थ क्या होता है? डायस्टोल भी पढ़ा होगा, जो है सिस्टोल। तो हृदय संकुचन, हृदय प्रसारण, हृदय संचालन, वाल्व बंद होना। तो सिस्टोल का तात्पर्य होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हृदय संकुचन। और कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप जानते हैं हृदय में ऐसा, हृदय में इसे बना नहीं होता है। चित्रों में तीर आरे पार, तिल दिल जख्मी बना देते, ऐसा नहीं है। तो ये एक ये हो जाता है और एक ये और काट दिया, तो 4 कोष्ठक आपको दायां निलय, बायां निलय, बायां जो है अलिंद, दायां अलिंद, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, विस्तार शिक्षा में एडाप्टर कर्व का उच्चतम बिंदु दर्शाता है। एडाप्टर कर्व, ठीक है, कर्व का मतलब ऐसे होता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो प्रसार, तो इसमें क्या होता है, ऐसे आप एक तरह से बना लीजिए। तो उच्चतम बिंदु क्या दर्शाता है? से यहाँ शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने जाना, फिर कुछ लोगों ने, ये प्रतिशत में भी हमने आपको जो है अपनी क्लासों में बताया है। ठीक है, तो ये जो है आपका, आप समझिएगा प्रारंभिक स्वीकृति, अधिकतम स्वीकृति, अस्वीकृति, लेट मेजॉरिटी। तो लेट मेजॉरिटी वाले तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बाद में सीखते हैं, नवाचार कोई भी चीज होती है उसको सीखने के लिए जो तुरंत कर लेते हैं तो उनको अर्ली एडाप्टर कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे बाद में सीखते हैं, जो पूर्वाग्रहित होते हैं, जो कि कह सकते हैं किसी भी चीज पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, उनको कहते हैं लेट मेजॉरिटी। और जो होता है एडाप्टर कर्व का उच्चतम बिंदु, तो यानी कि जब यहाँ से सीखना शुरू किया, यहाँ पे सबसे उच्चतम ये वाला आ गया, तो वो होता है अधिकतम, सबसे अधिक मात्रा में जब चीजों को लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, वो होता है उच्चतम बिंदु। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये दर्शाता है जो आपका उच्चतम बिंदु होता है, अधिकतम स्वीकृति। समझ में आ गया होगा आप, आई होप। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी रिक्टस, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस तो भैया आपका किससे होगा? ये आपका हो जाता है विटामिन ए से, बेरी बेरी होता है बी से, स्कर्वी होता है सी से, बच रहा है आपका रिक्टस विटामिन डी। और भी आपको विटामिन डी से चीजें मिल जाएंगी, और भी तमाम प्रकार के विटामिन डी से होने वाले रोग हैं, जैसे आस्टो मलेशिया, आस्टोपोरोसिस, टिटैनी, है ना, तमाम प्रकार के आपको रिक्टेस हो गया। तो इन सब का संबंध किससे है? विटामिन डी से है। उसके अलावा और क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम से और फास्फोरस को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यानी कि तमाम प्रकार के रोग, अगर कहीं भी ऑस्टियो लग जाए, ठीक है, क्या लग जाए? ऑस्टियो। तो ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। तो जहां पर भी ऑस्टियो की बात आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिक्टस, तो इन तमाम प्रकार की चीजें जब होती है तो वहां पर विटामिन डी ही जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर रिक्टस का है पूछा गया है, तो विटामिन डी की कमी से ये रोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये बच्चों में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाल संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा क्या है? ऑप्शन है स्मृति, फिर है मानसिक ढांचा, फिर है भावना। देखिए तो सीटेट का पेपर की तरह हो गया लेंदी, इधर से उधर खिसकाए जा रहे हैं भैया। पहला ऑप्शन पढ़ते तो दूसरा नहीं समझ में आता, दूसरा पढ़ते तो तीसरा नहीं समझ में आता। ये हमारी पीडीएफ भी वैसी बन गई है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। फिर अगला है डी हमारा व्यवहार। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1 मिनट भैया, काहे भाग रहे हो? बी हो जाएगा मानसिक ढांचा। इसको आइए हम फिर से समझ भी लेते हैं। ये देखिए, बाल विकास में स्कीमा क्या है? तो मानसिक ढांचा, ठीक है, स्कीमा एक प्रकार से मानसिक ढांचा तैयार करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कपड़ा परीक्षण में सीवेन सिल्पेज क्या मापता है? सीवेन सिल्पेज क्या मापता है? ठीक है, तो टिकाऊता मापता है, सिलाई मजबूती, रंग स्थायित्व, झुर्री प्रतिरोध। तो रंग स्थायित्व भी नहीं नापेगा। C1 की बात हो रही तो क्या मापेगा? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, सिलाई मजबूती, ठीक है, कि कितनी मजबूत सिलाई की गई है उसको नापने के लिए हम सीवन सिल्पेज का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई प्रश्न? गृह प्रबंधन में मानव कारक का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? ठीक है, जो मानव कारक का अध्ययन है किस विज्ञान से संबंधित है? तो भौतिकी हो गया, मनोविज्ञान, रसायन, जीव। तो सीधी बात है, भौतिकी में नहीं होगा, जीव में नहीं होगा। जीव में तो और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तमाम चीजें आ जाएंगी, लेकिन मानव का जो अध्ययन होता है वो आपका मनोविज्ञान में होता है। जीव विज्ञान में तो हम मान लीजिए पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, पेड़ों से संबंधित चीजें हो गई, लेकिन मानव का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक क्या होता है भैया? रसायन विज्ञान हो गया। हम कहीं यहाँ पता लगे बिना जानकारी के गए लैब में, इधर से उधर करा दिए, पता लगा विस्फोट हो गया लैब में, कोई एक केमिकल गलत मिल गया, है ना। तो भैया बिना जानकारी के कुछ करना नहीं। हम भी जाते हैं लैब वेब में, बस ज्यादा जानकारी नहीं होती, फोटो वोटो खिंचवा के भगाते हैं, है ना। बायो वाले में तो बढ़िया चीजें बता देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भैया केमिस्ट्री वेमिस्ट्री बस की बात नहीं है हमारे ज्यादा, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य क्या है? ठीक है, तो अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन स्राव, पाचन रस, बाइल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, अग्नाशय से 3 प्रकार की सेल्स निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? अल्फा एक निकलती है आपकी, बीटा एक निकलती है, गामा। ठीक है, तो अल्फा से आपके क्या निकलता है? तो ये निकलता है ग्लूकागान। बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है, और गामा से कौन सा जो है एंजाइम निकलता है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अल्फा से आपके ग्लूकागान निकलता है, और ये जो अग्नाशय या अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी, ठीक है, अभी हमने ऊपर भी बता दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया था, माइंड ध्यान से उतर गया था। और बीटा सेल से इंसुलिन का श्रवण होता है आपके, ये याद रखेंगे आप लोग। और गामा से तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है, फ्रॉइड के अनुसार लेटेंट पीरियड की आयु, फ्रॉइड का मतलब फ्राइड होता है भैया, फ्राइड आप समझ लीजिएगा, फ्राइड समझ लीजिएगा। यहाँ तो फ्रॉइड हो गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 0 से 1 वर्ष, बी ऑप्शन है आपके पास 1 से 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, डी है 12 से 18 वर्ष। तो लेटेंट पीरियड की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष, ठीक है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। आप ये याद रखेंगे, ठीक है।
ये लेटेंट पीरियड की आयु कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मॉइस्चर रिगन कपड़ा क्या गुण दर्शाता है। ठीक है, नमी अवशोषण, नमी रिलीज, जल प्रतिरोध, वाष्प प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, नमी रिलीज करता है। ठीक है, मॉइस्चर रिगन कपड़ा हमारा क्या करता है, तो नमी रिलीज करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार संसाधन प्रबंधन में वैल्यू का अर्थ मूल्य, गुणवत्ता, उपयोगिता, सभी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब परिवार संसाधन प्रबंधन करेंगे तो हम वहां पर मूल्य को भी ध्यान देंगे, ठीक है, गुणवत्ता का भी ध्यान देंगे, उपयोगिता का भी। चीजें हम खरीद ही ले रहे हैं, वहां फ्री में मिल रहा है, कम दाम में, माँ भंडार लगाए पड़े हैं, उपयोगिता नहीं है तो भी व्यर्थ है। और चीजों को गुणवत्ता तो परख होनी ही चाहिए, और मूल्य का भी हम ध्यान रखेंगे, बजटिंग का भी अपने ध्यान रखेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है ना। गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है ना। और गुर्दे हमारा क्या काम करते हैं, तो हमारे मूत्र छानने का काम, खून शुद्ध करने का काम कौन करता है, गुर्दा करता है। ठीक है, गुर्दे में जो स्टोन बनता है वो किससे बनता है, तो जो हमारा कह सकते हैं एक प्रकार से क्या, कौन सी प्रोटीन है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट जो बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनने के कारण जो है प्रोटीन जमा होने लगता है, धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होने लगता है, तो धीरे धीरे स्टोन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, लगभग 1 करोड़ होती है गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विस्तार शिक्षण विधियों में बुलेटिन का क्या लाभ है। ऑप्शन ए तत्काल संचार, बी स्थायी संदर्भ, सी है समूह संपर्क, डी है मौखिक अभ्यास। उत्तर हो जाएगा हमारा बी स्थायी संदर्भ। ठीक है, बुलेटिन का लाभ है स्थायी संदर्भ, आपको चीजें समझ में आती है। ठीक है, 20-25 पेज का लगभग ये होता है आपका। हीमोग्लोबिन में आयरन का प्रतिशत कितना होता है। हीम का मतलब होता है आपका क्या, लोहा, है ना, लाल रंग आयरन, लोहा। तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन का प्रतिशत कितना होता है, 0.25%, 0.33%, 0.50%, डी है 1.00%। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, 0.33% आपका आयरन का प्रतिशत होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपड़ा में ड्रेपेबिलिटी प्रभावित करने वाला गुण, जो आपका वस्त्र होता है उसमें ड्रेपेबिलिटी प्रभावित जो होता है वो कौन सा गुण होता है, मोटाई, वजन, लचीलापन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर आइए चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बाल विकास में टेम्परामेंट क्या है। बुद्धि, व्यवहार प्रवृत्ति, प्रतिभा, स्मृति। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, व्यवहार प्रवृत्ति। बाल विकास में टेम्परामेंट का अर्थ होता है व्यवहार प्रवृत्ति। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, गृह प्रबंधन में एर्गोनॉमिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है। एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है, किससे संबंधित है, कार्य कुशलता, सज्जा, स्वच्छता, भोजन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया का स्थान क्या होता है। ये होता है मांसपेशियां, फिर है यकृत, फिर है गुर्दा, फिर है हृदय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया जो है आपकी कहाँ पर होती है, तो ये आपकी यकृत में घटित होती है, लीवर में घटित होती है, ठीक है, जिगर में घटित होती है, कलेजे में घटित होती है। अगला प्रश्न है, परिवार जीवन शिक्षा में जनसांख्यिकी चक्र को कितने चरणों में, कितने चरण है। ठीक है, परिवार जीवन शिक्षा जो होती है जनसांख्यिकी चक्र के कितने चरण होते हैं, 5, 6, 7, 8। तो सही उत्तर हो जाएगा बी आपका 6। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन अवधारणा कब विकसित हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप पियाजे, फ्राइड को तो भूल ही नहीं सकते। एरिक्सन हो गया, पियाजे हो गया, फ्राइड। देखिए साप्ताहिक प्रहार में हमारी जाइए चैनल पे, आप साप्ताहिक प्रहार को खोल लीजिए, वहां पर आप अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लेंगे तो आपको चीजें एकदम बिल्कुल सही से
क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जो है आप साप्ताहिक प्रहार में आप वहां पर पढ़ेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए जो है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। रेसो का स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूनतम कितना होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? रेसो का स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूनतम कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है कपास, भी है ऊन, फिर है सिल्क, फिर है नायलॉन। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नायलॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसी तरह से हम जो है अपनी जो है सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और नए बच्चे भी जुड़िए, आप लोग अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि क्या है कि जल्द ही नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। और जो ये सोच कर बैठे हैं कि फिर डेट बढ़ जाएगी, तो अब ऐसा नहीं सोचिएगा। अब आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर हो जाएगी और इसी 2026 में ही आपको नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। फॉर्म भरवा लेंगे, इसके बाद फिर परीक्षा का क्या है, कब होगा नहीं पता, लेकिन आपको नई भर्ती जरूर जरूर देखने की मिलेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी जल्दी ही बीएड किया, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है, उन लोगों के लिए जो है अभी से मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है। और ये कौन सी होती है? तो ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। और कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। जन्म के समय कितनी होती है? लगभग 300 या 350 भी आपको प्लस 350 कह सकते हैं, प्लस 50 इतनी तक देखने को मिलती है। धीरे धीरे करके वो जो है हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, और अंततः कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां आपको देखने को मिलेंगी। कंकाल तंत्र भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में बढ़िया अच्छे से, ये 2 भागों में बांटा गया है ना। आइए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।